हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूनिट क्लासेस। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए इकॉनमी में से सबसे पहले हम टैक्स स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। टैक्स क्या होता है? सबसे पहले मॉडर्न इकॉनमी डिफाइन करती है टैक्स को। टैक्स एज ए मोड ऑफ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न इकॉनमी बोलती है कि टैक्स जो है एक मोड है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन करने का। द मनी द गवर्नमेंट हैज़ गॉट बाय टैक्स कलेक्शन विल बी स्पेंड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, जो भी मनी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स के थ्रू, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट हो, प्रोग्रेसिव टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, वैट हो, कोई भी टैक्स हो, जीएसटी हो, उस सब की जो मनी इकट्ठी होती है उसको गवर्नमेंट खर्च कहाँ पे करती है? डिफरेंट सेक्टर्स पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, एजुकेशन पे करती है, हेल्थ पे करती है। ठीक है, एटसेट्रा विच विल प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच एंड एवरीबॉडी अलाइक। ठीक है, वो क्या करती है? जो भी इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट सेक्टर्स पे, उसको यूज़ हर कोई करता है, हर किसी के लिए वो यूज़ अवेलेबल होता है। जैसे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो हाई सेकेंडरीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, रोड्स हैं। तो जो टैक्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट जो है उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये मेन पिलर माने जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में किस पर्पस के लिए लाया है? क्योंकि बहुत पहले जब ग्रेट डिप्रेशंस हुए थे बड़े सारे, तो बड़े सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने, किसी ने सुजेस्ट किया कि ग्रेट डिप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं और हम बैलेंस कैसे करके चलेंगे रिच और पुअर में। तो बड़े सारे लोगों ने, किसी ने टैक्स के लिए बोला कि आप टैक्स करो, जो अमीर है उनको ज़्यादा टैक्स करो, जो गरीब है उनको कम टैक्स करो। किसी ने बोला सबको इक्वल टैक्स करो। तो इन सब थ्योरीज में से आपका टैक्स स्ट्रक्चर निकल के आया इंडिया का। और इंडिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स लगता है। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे? जैसे जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना परसेंटेज में ज़्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम। इनकम इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड एट द सेकेंडरी लेवल। अब जो इनकम इकट्ठी होती है टैक्स के ज़रिए, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास होता है टैक्स के ज़रिए, वो गवर्नमेंट फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। सैलरी के टाइम गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे किसी की 25,000 सैलरी है, किसी की 1 लाख है, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि जिसकी 25 है उसकी वो अचानक से 50 कर देगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? वहाँ पे ज़्यादा टैक्स करती है। जो रिच लोग होते हैं बड़े बड़े, उनको ज़्यादा टैक्स होता है और उससे क्या फ़ायदा मिलता है? उससे वो फिर से उस चीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी मनी को जो टैक्स से उसने रेज़ की गई होती है, उस रेवेन्यू को जो वो जनरेट करती है टैक्स से, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। वो लोगों के हाथों में पैसा नहीं देती है कि ये लो तुम 10 ले लो, 20 ले लो। वो क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है गवर्नमेंट के, बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाती है लोगों के लिए, जिसके ज़रिए सब लोगों को फ़ायदा हो, इक्वालिटी मिले। ठीक है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशंस ना हो। तो हु पेज इनकम टैक्स? जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं, उनको 10-20% इनकम टैक्स भरना पड़ता है, बट डज नॉट टेक सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन नॉर गोज टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल सर्विसेज। जो भी ये टैक्स का बेनिफिट लेता है, वो जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनके लोग तो इतना खास स्कूल्स वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल्स, मेडिकल सर्विसेज तो इतना लेते नहीं हैं, है ना। कंपेयर हिम विद अ पर्सन, अगर हम उन्हीं लोगों को दूसरे बंदों से कंपेयर करें, हु हैव नो ऑप्शन रादर देन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द हॉस्पिटल, अगर हम दूसरे मिडिल फैमिली पुअर लोगों को कंपेयर करें उनके साथ, तो उनके पास तो और ऑप्शन ही नहीं है। उनकी जो भी सैलरीज होती है उसमें उनका अपना जो, मतलब खाना वगैरह है, उनका अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी होती हैं। द हायर टैक्स पेयर गेटिंग नो गवर्नमेंट सर्विसेज। जो भी हायर टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज नहीं लेते। एंड ए लोअर टैक्स पेयर गेटिंग ऑल द सर्विसेज। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंजम्पशन साइड। पहले तो सेकेंडरी लेवल से उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया, और कंजम्पशन साइड से भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप मतलब गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को डालते हो, वो भी एक आप कंजम्पशन साइड में हो, हेल्थ में जो भी सर्विसेज लेते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में,
तो वो इनकम को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है कंजम्पशन साइड्स कि आप क्या क्या कंजम्पशन कर रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट्स मिले हैं आपको, ठीक है। देन उसके बाद है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझे बिना आगे की चीज़ें समझ पाना ईजी नहीं है। तो सबसे पहले आप इन पर फोकस कीजिए। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स वेयर टैक्स लुक्स हैज़ बीन इम्पोज्ड इज नोन एज इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। आपने कोई चीज़ खरीदी, आपको पता है कि मुझे इस पे टैक्स पड़ेगा, तो वो इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स है कि आपको पता है इस पे पड़ेगा। और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स व्हेन टैक्स मेक्स इट्स इफेक्ट फेल्ट इज नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। और जब आपको पता है वो टैक्स आपको पड़ेगा, वो इंसिडेंट आपको पड़ने वाला है, आप देने वाले हो, तो उसका इम्पैक्ट भी किस पे पड़ेगा, आप पे ही पड़ेगा। तो उसका क्या मतलब रहेगा, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स आपको पता है आपको टैक्स इम्पोज होगा, और जहाँ पे उसका इफेक्ट हो जाएगा जब आप दे दोगे, तो वो इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। आप अपनी जेब में से 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ 1000 जितना भी देते हो वो इम्पैक्ट आप पे है, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल के साथ समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, जो भी इंटरेस्ट लगता है। अगर आपके अकाउंट में मतलब करोड़ से ज़्यादा पैसा है, 5 करोड़ है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स है, आपकी सैलरी इतनी है, वहाँ पे आपको टैक्स भरना ही भरना होता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स, आपको पता है आपकी इतनी सैलरी है, आपको इनकम टैक्स फाइल करना ही करना है। विच हैज़, इसमें क्या रहता है, इसमें दोनों रहते हैं। इंसिडेंट्स आपको पता होता है भरना, और इम्पैक्ट भी बोथ आप पे पड़ता है, ठीक है, बोथ एट द सेम पॉइंट। अब इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स, जितने भी आप देते हो एटसेट्रा, विच हैज़ इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट एट द डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंट डिफरेंट पॉइंट पे होता है। क्यों होता है, ये जो टैक्स है, दिस टैक्स इम्पोज ऑन आइदर द प्रोड्यूसर और द ट्रेडर्स, ठीक है। आपने कोई चीज़ बनाई है, जहाँ तो ये टैक्स आपको भरना पड़ेगा, जहाँ तो ये टैक्स वो भरेगा जिसने ये चीज़ खरीदी है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये डायरेक्ट आप पे नहीं पड़ता, खरीदने वाले पे पड़ता है। आप कोई सामान मार्केट में बेच रहे हो, आपको पता है कि इस पे टैक्स आएगा, लेकिन आपने वो नहीं भरा है, तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्स बनने वाला होगा, इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, इंसिडेंट्स आपको पता होगा। तो एट अ डिफरेंट पॉइंट, मतलब ये क्लियर हो गया होगा आपको इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। आप सपोज़ किसी शॉप पे जाते हो, कोई ब्रांडेड शर्ट लेते हो, कुछ भी लेते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनको, खरीदने वालों को आप उसका टैक्स भी देते हो, वो बोलते हैं कि हमने इसका टैक्स भी भरना है, तो वही इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। देन उसके बाद टैक्स के मेथड्स होते हैं, मेथड, ठीक है। 3 मेथड्स हैं टैक्स के, बड़े सारे, मतलब इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये सजेस्ट किए हैं कि कैसे इकोनॉमी में मतलब बैलेंस बना के रखने के लिए कैसे कैसे टैक्स लगाने हैं, क्या क्या करना है। तो उसमें से जो मेन है वो मेथड, 3 मेथड हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, टैक्सेशन होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मतलब इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो है, ये मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन मेथड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस मेथड हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज इम्पोज्ड, ठीक है। ये टैक्स कैसे इंक्रीज होता है, जब आपकी इनकम ज़्यादा होएगी, आपके पास मतलब बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पे ये प्रोग्रेसिव टैक्स आपको लगता है, ठीक है। इंडिया इनकम टैक्स इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इट। इंडिया का जो इनकम टैक्स है, जो हमने पहले पढ़ा, इनकम टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स, वो एक ऐसा मात्र एग्जांपल है जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंडर आता है, ठीक है। लेस, और देखो इसमें क्या रहता है, इसमें एक पॉलिसी ये भी रहती है कि लेस टैक्स ऑन द पीपल हु अर्न लेस एंड हायर टैक्स ऑन द पीपल हु अर्न मोर। मैंने आपको ये टर्म पहले बोली, बड़े सारे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि रिच लोगों पे ज़्यादा टैक्स करो और गरीबों पे टैक्स कम करो, ठीक है, जिससे क्या होएगा, इकोनॉमी बैलेंस होएगी। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन मेथड। ये बहुत पॉपुलर टैक्सेशन मेथड है वर्ल्ड में, और पॉपुलिस्ट वन। ये मतलब इतना पॉपुलिस्ट है कि हमारी इंडिया में यही टैक्स सिस्टम है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। बड़ी बार टैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बार टैक्स कम हो जाते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव ही है, ठीक है।
देन उसके बाद है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है ये जैसे मोनार्ची यहाँ पे होती है कंट्रीज़ में, वहाँ पे ये लगाया जाता है। तो ये हमारी कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको समझेंगे। रिग्रेसिव टैक्सेशन जस्ट अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये उससे अपोजिट है, ठीक है। हैविंग डिक्रीज रेट ऑफ टैक्स फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू और वॉल्यूम ऑन विच द टैक्स इज बीइंग इम्पोज। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। दिस इज़ नॉट ए पॉपुलर मोड ऑफ टैक्सेशन, और ये पॉपुलर मोड नहीं है जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, एंड नॉट एज पर द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है। आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ये उनके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। ये मोनार्ची, जहाँ जहाँ पे मोनार्ची है, मतलब डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे गवर्नमेंट्स की आम लोगों पे, वहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स लगता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, sin tax इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। sin tax आपने सुना होगा, विच आर परसीव्ड एज हार्मफुल टू सोसाइटी, ठीक है। ये टैक्स क्या कहता है, ये कहता है कि सबको मतलब एक जैसे टैक्स लगाइए। जैसे इम्पोज्ड, जैसे देखो वो तंबाकू है, गैम्बलिंग वेंचर्स है, अल्कोहल है, सिगरेट्स है, एक्सेट्रा, इसका जो टैक्स है सबको एक जैसा भरना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो सब इसका टैक्स क्या करते हैं, एक ही तरह भरते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है, ये जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है ये कहता है आपको फिक्स्ड अमाउंट रखनी है। जैसे अगर आपने 5% टैक्स रखा है किसी चीज़ पे, जैसे 5 लाख पे 5% टैक्स, तो सबका 5 लाख पे 5 होगा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। देयर इज़ नाइदर प्रोग्रेसिव नॉर रिग्रेसिव, ना ये प्रोग्रेसिव है, ना ये बढ़ेगा, ना ये घटेगा, ना ये रिग्रेसिव होएगा, ठीक है। बढ़ना घटना इसका नहीं है, इसलिए इसको फिक्स्ड टैक्स भी कहते हैं। और मतलब फिक्स टैक्स मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रेट ऑफ टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो इसके रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। सच टैक्सेस हैव फिक्स्ड रेट फॉर एवरी लेवल ऑफ इनकम और प्रोडक्शन, ठीक है। दे आर न्यूट्रल फ्रॉम द पुअर और रिच पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये मतलब ये बहुत न्यूट्रल रहते हैं। कोई गरीब होगा उसको भी 5%, रिच होगा उसको भी 5%, जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी किसी चीज़ में तो उनको भी इतना ही टैक्स रहेगा। एवरी प्रोग्रेसिव टैक्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, सिमिलरली एवरी रिग्रेसिव टैक्स विल डिक्रीज टू ज़ीरो, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या करता है, ये इंक्रीजिंग रहता है, और सिमिलरली जो रिग्रेसिव होता है वो डिक्रीजिंग रहता है, डिक्रीजिंग से ज़ीरो तक भी आता है। दैट इज़ वाई एवरी टैक्स वीट प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव इन नेचर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शनल टैक्सेस। देखो मैंने ये आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ यहीं तक समझना है, यहाँ तक मैंने आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी देने के लिए लिखा है कि ये जो टैक्सिंग सिस्टम होता है इसमें प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ये जो टैक्स होते हैं ना, इन टैक्सों को प्रोपोर्शनल टैक्सेस में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या करने के लिए, क्योंकि इकॉनमी को बैलेंस करने के लिए। एवरी बायर पे द सेम सेल टैक्सेस, ठीक है। और जो सेल टैक्स है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में, सेल टैक्स एक ऐसी एग्जांपल है जो हमने सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स में मैंने बताया था कोई शर्ट लेने जा रहे हो उसका अगर 10% टैक्स उनको भरना पड़ रहा है, आप खरीद रहे हो आप 10% टैक्स भरोगे, तो चाहे वो रिच खरीदेगा वो शर्ट, चाहे वो पुअर खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा 10% हर कोई भरेगा, ठीक है। एवरी बायर्स पे द सेम सेल टैक्स, हर कोई सेम करेगा पे, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है ये भी इक्वालिटी के लिए रखा गया है कि इक्वालिटी रहे, ऐसा ना रहे कि जो चीज़ें मतलब अमीर एफर्ड कर सकते हैं खरीद सकते हैं वो पुअर ना खरीद पाएँ। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन भी इस वे में मतलब क्लियरली आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। बस इतना याद रखना है कि इसमें जो टैक्स रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। कहीं पे भी डेफिनेशन पूछी जाए तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में फिक्स्ड रेट आएगा आपका टैक्स का, ठीक है। देन उसके बाद टैक्स सिस्टम का हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसिडेंट्स इम्पैक्ट मेथड्स पढ़े। अब देखो एक गुड टैक्स सिस्टम कैसा होता है, गुड टैक्स सिस्टम कैसा होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके। एक तो उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स एज इट्स मेजर प्लान रिकमेंडेड बाय छलैया कमेटी। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी किसने रिकमेंड की थी,
छलैया कमेटी ने। बड़े सारे लोग टैक्स भरते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता हम किस चीज़ के लिए टैक्स भर रहे हैं। मतलब इतने सारे टैक्स पे टैक्स, टैक्स के पे टैक्स। अब गवर्नमेंट कितने सारे सेस भी लगाती है, अभी भी लगाती है। तो वो क्या होती है, वो बहुत पजलिंग होता है किसी आम इंसान के लिए समझना। ठीक है, अब जीएसटी है, सबको क्लियरली पता है ये सेंट्रल टैक्स है, ये स्टेट टैक्स है, ये मतलब उसमें सब चीज़ें क्लियर है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी में आपका ये ही चीज़ें आती है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी देखो, अगर टैक्स रेट आपका फिक्स्ड रहेगा तो क्या रहेगा, आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आप कभी भी उसको बढ़ा सकते हो, कभी भी कम कर सकते हो। सपोज़ जैसे मैंने आपको पढ़ाया प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोपोर्शनल में फिक्स्ड रहता है, प्रोग्रेसिव में वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिग्रेसिव में भी कम मतलब कम कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी आप किसको टैक्स दे रहे हो, आपको दो दो बार तो टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक गुड टैक्स स्ट्रक्चर, गुड टैक्स सिस्टम में ये प्रिंसिपल जो हैं लागू होते हैं। जो ये प्रिंसिपल्स पे काम करेगा, इसी प्रिंसिपल्स पे टैक्स वगैरह होगा, इसी प्रिंसिपल्स पे चीज़ें होंगी, वही एक अच्छा टैक्स सिस्टम होगा। ठीक है, तो थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।